नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो मुख्य रूप से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और फिर जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है और जिनका पेपर 3 है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए बनाई गई है जो पार्ट 2 में है और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है। और आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो इसलिए आप लोगों के लिए हमारी टीम ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है और भी सब्जेक्ट का वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें ताकि पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहे। बहुत सारी अपडेट आपको वीडियो बनाने में के टाइम भूल जाता हूँ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत मिल जाता है। किस प्रकार आपको पेमेंट करना है, पेमेंट लटक रहा है तो क्या किया जाए, ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो यह वीडियो पार्ट 2 वालों के लिए यह लेक्चर 9 है। इससे पहले लेक्चर 8 अपलोड कर दिया गया है। 1 से 8 तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप लेक्चर 9 शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि थी नहीं थी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि थी तभी तो इतिहास को हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से जाना। अगर नहीं रहती तो हम लोग को जानने का कोई स्रोत ही नहीं था। जिस प्रकार से आप लोगों को पता ही है कि प्राचीन काल में एक इतिहास की बुक मिली है, लेकिन अभी तक उसकी लिपि ही अज्ञात है। हम उसकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हैं। अगर पढ़ लेते तो फिर बहुत सारे राज खुल जाते और बहुत सारे बातें हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, लेकिन अभी तक वो जानकारी नहीं मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में आप लोगों को जो है वो मिलता है, बर्तन मिलता है या फिर सिक्के मिलते हैं। उसके आधार पर हम उस समय के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। उसके बाद ही साहित्यिक स्रोत को माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना जाता है इतिहास के दृष्टिकोण से? पुरातात्विक स्रोत को। पुराणों की संख्या है तो पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। तो आपको एक ये भी याद रखना है कि पुराणों के रचयिता कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपका 1500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। लगभग अभी तक में हम लोगों ने 400 से 450 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। 8 वीडियो में एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों की संख्या है। तो वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये आप लोगों का 4 वेद है, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। मतलब सबसे पहले रचना की गई थी ऋग्वेद की, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले किस वेद की रचना की गई है? तो ऋग्वेद की। और सबसे बाद में किस वेद की रचना की गई है? तो वो है अथर्ववेद की। और राष्ट्ररंजनी की रचना की थी तो राष्ट्ररंजनी की रचना कल्हण ने की थी। और राष्ट्ररंजनी एक पुस्तक है जिससे हमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें जो है प्रारंभिक काल से लेकर 1151 ईस्वी तक के काल के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इसमें दिद्दा नाम की रानी से लेकर कश्मीर में जो जिन शासक हुए हैं वे सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किस किताब से? तो राष्ट्ररंजनी नामक पुस्तक के से हमें मिलती है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने भारत के विरुद्ध सर्वप्रथम अभियान में किन किन स्थानों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था? तो अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना, उस समय अरब से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इंडिया नेतृत्व किया गया था। और उस समय सिंध पर जिसका अधिकार था उसका नाम था दाहिर। दाहिर का शासन था। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में दाहिर का पराजय हुआ। और यह युद्ध जो है 712 ईस्वी में हुआ था।
तो अरब से कौन आए थे नेतृत्व करने? मोहम्मद बिन कासिम आए थे। कब आए थे? 712 ईस्वी में आए थे। और सिंध का शासन उस समय कौन था? दाहिर का शासन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरबों ने भारत के विरुद्ध सर्वप्रथम अभियान में किन स्थानों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया? तो सिंध पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखें, लिख जरूर ले। अगर आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ फास्ट है, तो आप लोग यूट्यूब पर ऐसा फीचर भी है, आप लोग वॉइस को नॉर्मल मोड से जो है वो घटा भी सकते हैं, 0.25 करके भी सुन सकते हैं, ताकि आप आराम से सुन लें और आपको सारे क्वेश्चन अभी ही याद हो जाए। आप लोग एक बार वीडियो देखें, उसके बाद ही टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर पीडीएफ देखें, ताकि आप लोगों को पीडीएफ समझ में आए। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ आप लोगों को 13 अप्रैल 2022 को आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। 13 अप्रैल 2022 अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी 13 अप्रैल को, तो उस दिन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, लेकिन किसी किताब में 1001 ईस्वी भी दिया रहता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा। 1000 ईस्वी रहेगा तो 1000 ईस्वी मारिएगा, 1001 ईस्वी रहेगा तो 1001 ईस्वी मारिएगा। लेकिन अगर दोनों रहा तो इस स्थिति में आपको 1000 ईस्वी मारना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने पंजाब पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने पंजाब पर प्रथम आक्रमण 1007 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1007 ईस्वी में किया था। और महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। ये वही महमूद गजनवी है जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, और सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद गजनवी पंजाब पर आक्रमण के समय वहाँ किसका शासक था? तो मोहम्मद गजनवी ने पंजाब पर कई बार आक्रमण किए, कम से कम 3 से 4 बार आक्रमण किए थे पंजाब पर। तो पंजाब पर जब इस समय आक्रमण किया था, तो उस समय शासक तो अलग अलग थे, तो कभी सुखपाल थे तो कभी आनंदपाल भी थे। तो सर्वप्रथम पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो 1007 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर देना मुश्किल है कि उस समय पंजाब का शासक कौन था, तो ऑप्शन के अनुसार रहेगा। अगर सुखपाल रहेगा तो सुखपाल भी हो जाएगा, आनंदपाल रहेगा तो आनंदपाल भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी पंजाब के इन दोनों का शासन था। तो आनंदपाल और दाऊद ये दोनों जो है महमूद गजनवी से पराजित हुए थे। और सर्वप्रथम पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो 1007 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भटिंडा पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? तो भटिंडा पर महमूद गजनवी ने 1005 ईस्वी में आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1005 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो सोमनाथ मंदिर वही जो है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1024 ईस्वी में किया था। और भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। पहली बार कब आक्रमण किया था भारत पर? तो 1000 ईस्वी में। ये सारी बात आप लोगों को पता है। मृत्यु कब हुई महमूद गजनवी की? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। और सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1024 ईस्वी में। महमूद गजनवी यहाँ पर राज करने के लिए नहीं आए थे। जिस प्रकार अकबर बाबर सब यहाँ राज करने लगे थे, महमूद गजनवी का ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं था। वे उनका लक्ष्य सिर्फ बस धन को लूटना और चले जाना, इसलिए तो वे 17 बार आया और 17 बार तबाही मचा के भारत को लूट करके चले गए। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1024 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य युद्ध हुआ? आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बार बताए गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध है, तो प्रथम युद्ध है पोह है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होंगे। कौन विजयी होंगे? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी होंगे। कब इसका युद्ध होगा? तो 1191 ईस्वी में होगा। पृथ्वीराज चौहान विजयी 1191 ईस्वी में होगा। और पराजित कौन हुआ था? तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैं जिसमें वेरीफाई कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी को, और ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था इस युद्ध में। लेकिन मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन 2 सालों के बीच में इन दोनों के बीच कई बार युद्ध हुए, कम से कम 17 बार से अधिक बार युद्ध हुए। इस सारे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देता था पराजित होने के बाद भी। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब लास्ट युद्ध इन दोनों के बीच हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इसका मुख्य कारण था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में कुछ ऐसे चापलूस थे, आप लोग समझ सकते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धोखा दिया, जिसके कारण इनकी
पराजय हुई थी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में। आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि ये किसकी, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। आप लोगों को ऊपर जस्ट बताया है। तो महमूद गजनवी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में और 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गौरी पूछ रहा है, यानी जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था, तो इसका मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। और ये जब इसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद जो है गुलाम इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने फिर दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर कायम हुआ और फिर गुलाम वंश की नींव रखी। तो गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित प्रदेशों का शासक कौन बना? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित प्रदेशों का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया कि कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कब से कब तक शासन किया? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक, मतलब 4 साल तक इसने शासन किया। और इसकी मृत्यु जो है ना पोलो खेलने के दौरान हुई थी। किस खेल के दौरान हुई थी? पोलो खेलने के दौरान। ये घोड़े पर बैठ कर ये खेल खेला जाता है। तो घोड़े से घोड़े पर जब ये बैठे थे तो खेलने के दौरान घोड़े पर से गिरने के कारण इनकी मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो फिर इसके बाद फिर इसी का जो दामाद था वो शासक बना। और इसका दामाद का नाम मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया है। तो आप लोग जल्दी कमेंट करें इसका दामाद कौन है। अगर नहीं पता है तो आप लोग पिछली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलने के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तुर्क अभियान के समय पंजाब में शाही वंश के किस शासक का शासन था? तो प्रथम जब तुर्क अभियान हुआ था उस समय पंजाब के शाही वंश का शासक जयपाल था। कौन था? जयपाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी के भटिंडा पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ये देखिए, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि भटिंडा पर कब आक्रमण किया? तो 1005 ईस्वी में किया। तो उस समय शासक वहाँ का कौन था? तो वहाँ का शासक था बाजीराव। कौन था? बाजीराव। ये बाजीराव मस्तानी नहीं है, ये बाजीराव है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। यह क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट ऊपर बताया। जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। 1025 ईस्वी में कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। और इसका जन्म कब हुआ? जन्म नहीं, इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कितनी बार आक्रमण किया टोटल भारत पर? तो 17 बार आक्रमण किया है। आप लोगों को एक क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट करके बताया जा रहा है ताकि आप लोगों के दिमाग में आराम से फिट हो जाए। आप लोग जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग याद करने का कोशिश करें और उसे जो है आराम से बोलने का भी प्रयास करें। अगर आप लोगों को वो भी नहीं कर सकते तो कमेंट जरूर किया करें। आप लोग एक बार कमेंट करते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाती है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें। एक बच्चे ने एक गलती मेरी बताई थी तो उसे मैंने पिन करके सबसे ऊपर कर दिया है कमेंट में, ताकि कोई भी बच्चे आए तो वो गलती ना देखे। मैं बार बार एक क्वेश्चन बताता था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो मैं बार बार गोपाल बताता था, लेकिन उस वीडियो में मैंने गलती से धर्मपाल बता के तुरंत निकल गया। तो उस बच्चे ने बताया कि सर आपका जो 133 नंबर क्वेश्चन गलत है। तो मैंने उसका पिन करके ऊपर रख दिया ताकि कोई भी बच्चे आए तो ये धर्मपाल ना याद करके गोपाल याद करे, जो कि पाल वंश का संस्थापक है। तो आप लोगों को ये भी बात बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताएं। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर कब अधिकार कर लिया था? तो अजमेर पर अधिकार 1192 ईस्वी में कर दिया था, वही तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात। ओके, कब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध? तो 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। सन 1000 ईस्वी और 1026 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार कुल आक्रमण किए थे। इसकी भी जानकारी आप लोगों को दी थी। महमूद गजनवी ने थानेश्वर को कब लूटा? तो महमूद गजनवी ने थानेश्वर को 1014 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1014 ईस्वी में। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण
किया था। और भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया तो 1000 ईस्वी में किया था। कितनी बार भारत पर टोटल आक्रमण किया है तो 17 बार आक्रमण किया है। भटिंडा पर कब आक्रमण किया था तो भटिंडा पर 1005 ईस्वी में आक्रमण किया था। और थानेश्वर को कब लूटा तो 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस शासक को पराजित किया था तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। ओके, कब हुआ था तो 1192 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी किस भारतीय शासक से पराजित हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। आप लोगों को बताया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का शासक कौन बना तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी मैंने आपको बताया था, ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात शासन किया। और इसकी मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हुई थी और इसी ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को प्राप्त हुआ तो बिल्कुल सत्य है, अर्थात इसका आंसर सही है, राइट है। भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को प्राप्त हुआ। भारत भूमि के में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनी वंश के सुल्तान महमूद गजनवी को जाता है तो बिल्कुल सही। इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और इसका लक्ष्य भारत पर शासन करना नहीं था, सिर्फ लूटना था। इसलिए तो इसने सोमनाथ मंदिर को जब लूट रहा था तो उसको मंदिर को तोड़ दिया, मूर्ति सबको तोड़ दिया। इसका लक्ष्य ही था सिर्फ लूटपाट करने का, तो इसलिए ये भारत की भूमि के अंदर तक प्रवेश करने में सफल रहा। तो इसका महमूद गजनवी इसका नाम था तो बिल्कुल सही है, यह महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत पर अपनी अस्थायी शासन सत्ता स्थापित करना था तो बिल्कुल गलत है। ये शासन सत्ता स्थापित करने बिल्कुल नहीं आया था, सिर्फ लूटपाट करने के लिए आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का भारत में साम्राज्य स्थापित करना प्रमुख लक्ष्य था तो ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के बारे में पूछ रहा है। महमूद गजनवी के बारे में पूछेगा जिसने 17 बार आक्रमण किया था तो इसके बारे में ये सिर्फ लूटपाट करने आया था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच जिसके साथ युद्ध हुआ था, ये अपना साम्राज्य स्थापित करने अर्थात शासन करने के लिए लाया था इंडिया, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि तराइन का तो द्वितीय युद्ध आप लोगों को पता ही है, मोहम्मद गौरी तो था लेकिन जयचंद के बजाय यहाँ पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ओके, तो इस अनुसार से इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था तो महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। कौन क्या था? सुबुक्तगीन। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सुबुक्तगीन। ये देखिए मैंने लिख भी दिया, सुबुक्तगीन था इसके पिता का नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण डैश ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो आप लोगों को बताइए कि पहली बार इंडिया पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ओके, और पेशावर में कुछ भागों में अधिकार कर वह अपने देश लौट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने डैश ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया तो नगरकोट पर महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में आया। 9 है अर्थात नगरकोट है तो 1009 ईस्वी में आक्रमण किया। 9 है नगरकोट है तो 1009 ईस्वी में आक्रमण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से ट्रिक करके आपको लोगों को याद करवा रहा हूँ ताकि आराम से आप लोगों को याद हो जाए। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया तथा दोनों पक्षों के मध्य डैश के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। तो ये जो है चंदावर के मैदान में युद्ध हुआ। चंदावर, चो से चंदावर, चो से 4 होता है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ तो चंदावर का युद्ध 4 मतलब 1194 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ। 4 है तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच? 4 चंदावर जयचंद, सब चो से नाम है जयचंद। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद के बीच हुआ और मोहम्मद गौरी ही थे, क्योंकि 1194 आया तो ये लगभग पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य यानी कि शासन के समय का था। तो 1194 में भी फिर मोहम्मद गौरी के बीच ही यह युद्ध होगा। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया तथा दोनों पक्षों के मध्य डैश के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। तो चंदावर के मैदान में युद्ध हुआ और इसे चंदावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। कब हुआ था तो 1194 ईस्वी में। सॉरी, मैं कहीं कहीं बोल देता हूँ 1094, लेकिन आप लोग इग्नोर करें, 1194 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तो सरहिंद पर मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। कब आक्रमण किया? 1189 ईस्वी में। यानी
ये पृथ्वीराज चौहान से जब लड़ाई हुई थी 1191 से पहले इसने सरहिंद पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सरहिंद पर। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो है इसने भाग नहीं लिया था। किसने? गढ़वालों ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? तो गढ़वालों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किंतु इसमें जो है गढ़वाल कहाँ से आएगा? तो ये गढ़वाल ने भाग नहीं लिया था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये बहुत ही ज़्यादा वेरीफाइड वाला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर ले, मैं लिखना भूल गया। ये क्वेश्चन आपसे आने के चांस पूरे हैं। इससे रिलेटेड त्रिकोणात्मक संघर्ष किनके बीच हुआ? तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच हुआ। तो किसने भाग नहीं लिया? तो गढ़वालों ने भाग नहीं लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति संबंध है। तो राजा भोज से ग्वालियर प्रशस्ति संबंध है। ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो राजा भोज से अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति संबंध है। ये वो शादी में जो भोज मिलता है वो नहीं है, ये भोज राजा का नाम है। आप लोगों ने एक कहानी मतलब कहावत भी सुना होगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसकी भी कहानी एक मस्त है, कभी अगर टाइम मिले तो जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को। ग्वालियर प्रशस्ति संबंध है, तो ग्वालियर प्रशस्ति भोज से संबंध है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्सराज द्वारा धर्मपाल को पराजित करने की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो वत्सराज द्वारा धर्मपाल को पराजित करने की पुष्टि जो है वनी डिंडोरी अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? वनी डिंडोरी अभिलेख से। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, किस अभिलेख से मिलती है? तो वनी डिंडोरी अभिलेख, वत्सराज और धर्मपाल को पराजित करने की पुष्टि। ओके, और धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से करें। तो इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की थी या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय की? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। ओके, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से एग्जाम जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश ने। ग्राम में स्वायत्त शासन लागू किसने किया था? तो चोल वंश के शासन ने किया था ग्रामों में स्वायत्त शासन का लागू। भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज ने। राजराज जो है एक राजा का नाम है और इसी ने भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था, और ये भी चोल वंश से संबंधित है। भूमि सर्वेक्षण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो राजराज चोल ने किया था। सुगंध वृत्त की उपाधि किसने धारण की थी? पहले के ज़माने में राजा लोग कई प्रकार की उपाधियां धारण करते थे कि कोई राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, कोई राजा कुछ महाक्षत्रांक की उपाधि धारण करते थे। इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कभी, या फिर जब टाइम मिलेगा। तो उसी तरह एक उपाधि था सुगंध वृत्त की उपाधि। तो इसकी उपाधि किसने धारण की थी? तो कुलोत्तुंग ने इसकी उपाधि धारण की थी। किस राजा ने की थी? तो कुलोत्तुंग ने की थी। विल्लीगल कहते हैं, तो विल्लीगल कहते हैं धनुर्धरों को, जो धनु अर्थात तीर धनुष चलाते हैं ना, जो धनुर्धर होते हैं, तो उसे ही विल्लीगल कहते थे। चोल वंश के शासनकाल में धनुर्धरों को विल्लीगल कहा जाता था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलोत्तुंग प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो कुलोत्तुंग प्रथम का वास्तविक नाम राजेंद्र द्वितीय था। क्या था? राजेंद्र द्वितीय। ये देखिए, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय दोनों आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया, लेकिन इसका आंसर होगा कुलोत्तुंग प्रथम का वास्तविक नाम राजेंद्र द्वितीय था। यहाँ प्रथम है, लेकिन प्रथम इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। कुलोत्तुंग प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र द्वितीय। क्या था? राजेंद्र द्वितीय। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो राजपूत शिक्षा का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला था। कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। तो धर्मपाल पाल वंश का शासन था। तो राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला। और ये जो तक्षशिला है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है। इसमें चाणक्य भी कभी रह चुके हैं यहाँ के आचार्य, और ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो इसके बारे में उतना बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत काल में सामाजिक संरचना का मुख्य आधार था? तो राजपूत काल में जो है जाति के आधार पर समाज बटा हुआ था। किस आधार पर बटा हुआ था? तो जाति के आधार पर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टार चिन्ह है, लेकिन ताकि आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। इस बार मैं
क्वेश्चन में स्टार वेरीफाई करना बहुत भूल गया हूँ, तो आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो राजपूत काल में सामाजिक संरचना का मुख्य आधार था तो जाति था। राजपूत काल में सामाजिक संरचना का मुख्य आधार। सोमनाथ का मंदिर किस देवता का था? तो वाह, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ का मंदिर जो है उस भगवान शिव का था। किसका था? भगवान शिव से संबंधित था। आप लोगों को सोमनाथ से कई सवाल करवाए हैं। सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में कराया था। और सोमनाथ मंदिर को इसने तोड़ दिया था, मंदिर को, मूर्ति को, सारे को। तो इसमें किस देवता की पूजा होती थी? तो भगवान शिव की पूजा होती थी सोमनाथ मंदिर में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चेदी वंश का दूसरा नाम है? तो चेदी वंश का दूसरा नाम कलचुड़ी वंश है। कलचुड़ी। चेदी वंश का दूसरा नाम क्या है? तो कलचुड़ी वंश। चेदी वंश का दूसरा नाम क्या है? कलचुड़ी वंश को चेदी वंश के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत युग में एक नवीन जाति का आविर्भाव हुआ, यह जाति थी? तो यह जाति कायस्थ जाति थी। राजपूत युग में एक नई जाति का सृजन हुआ, यानी विकास हुआ, तो इस जाति का नाम क्या था? कायस्थ जाति। क्या नाम था? कायस्थ जाति। तो आज हम लोगों ने फिर से 50 लगभग क्वेश्चन से प्लस ही क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो फिर जब आएगा तो फिर हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज आप लोगों का लेक्चर 9 समाप्त होता है। अब जब भी आएगा लेक्चर 10 आएगा, तो आप लोग इसी तरह वीडियो पर बने रहे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग और बच्चे को शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन तैयारी कराई जाए। और इस बार मुंगेर यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से आराम से फर्स्ट डिवीज़न कर जाइए, हम लोग का टारगेट है। तो आप लोग बच्चे को और सब बच्चे को ज़रूर शेयर करें ताकि वो उन लोग का भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई रेफरेंस बुक आया नहीं है। और हमारी टीम सोच रही है जल्दी से अगर हो सके तो हम लोग ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की बुक छपवाएं, लेकिन उसमें बहुत टाइम है। अगर आप लोगों का कम से कम 2 से 3 महीना और बढ़ जाता एग्ज़ाम का टाइम, तो आप लोगों को लिए बुक भी प्रोवाइड करा दिया जाता। लेकिन अभी उतना एक साथ कई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को अभी बुक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। जहाँ तक हो रहा है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को हर पल की अपडेट पल मिलती रहती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें। तो यही भी जानकारी आप लोगों को देनी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो पर बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।